केजरीवाल जी, आओ आप मेरे से बहस करो कि पंजाब का जो बिजली का मॉडल है उसकी तुलना दिल्ली के मॉडल से करें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पंजाब के अंदर बिजली की दरें कम है या दिल्ली के अंदर दरें कम है। उन गरीबों को जिनको बिजली के बिल अदा नहीं कर सके, पंजाब में उन गरीबों को राहत मिली या दिल्ली के अंदर राहत मिली? पंजाब के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। हजारों करोड़ रुपए आपने इस बिजली के संदर्भ के अंदर आपने प्रोपेगेंडा में खर्च किए। अरविंद केजरीवाल जी बात करते हैं शिक्षा के मॉडल के अंदर हजारों शिक्षा के स्कूल के अंदर दिल्ली में क्या हालात है। हाँ वीडियो, हाँ मार्केटिंग, हाँ दावे, जरूर ये बेहतरीन शिक्षा के करते हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी की जगह कमी आई है। आज बात करते हैं स्वास्थ्य के मॉडल के लिए। स्वास्थ्य के मॉडल पूरी दुनिया देख चुकी कि दिल्ली के लोगों को जब आवश्यकता थी कोरोना के अंदर, तो पूरे के पूरा केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार जो वहां खुद दोनों मौजूद थे वो फेल हो गई। सिलेंडर की आवश्यकता थी, बेड की आवश्यकता थी, दवाइयों की आवश्यकता थी, तो दिल्ली किसको याद कर रही थी? केंद्र सरकार को नहीं याद कर रही थी क्योंकि वो फेल हो चुकी थी। राज्य सरकार को नहीं कर रही थी। कांग्रेस की एक संगठन अखिल भारतीय युवक कांग्रेस और उसके अध्यक्ष श्रीनिवासन घर घर गए जब सरकारें फेल हुई, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता श्रीनिवासन के नेतृत्व के अंदर सिलेंडर पहुंचवाई, बेड मुहैया कराया, दवाई ये थी। ये बात करते हैं यहां आकर गारंटी की। उन गारंटियों का क्या हुआ दिल्ली के अंदर? उन्होंने गारंटी दी कि मैं दिल्ली में प्रदूषण फ्री करूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, और जब काम नहीं कर पाए अब तो आपने दोषी किसको? पंजाब के किसानों को दोष दिया कि पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं। ये बदनाम करने के अलावा, बांटने के अलावा पंजाब को आपने क्या दिया? विपक्ष की जिम्मेवारी भी इस लोकतंत्र के अंदर सरकार के बराबर होती है। 5 साल विपक्ष के तौर के ऊपर आपका क्या योगदान दिया? मैं आज ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपकी और आम आदमी पार्टी से कि विपक्ष के तौर के ऊपर 5 साल तक सिर्फ विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन का पद और सुविधा के अलावा आपने पंजाब को क्या दिया? कब जाकर आपने केंद्र सरकार के पास जाकर पंजाब के लिए, ये विपक्ष की का भी दायित्व होता है कि जहां वह प्रमुख विपक्षी दल होता है, कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के, केंद्र सरकार के सामने जाकर अपने प्रदेश के लिए एक बार भी आप जाकर और कुछ किया? सिर्फ स्टेज के ऊपर आपने और पार्लियामेंट के अंदर आपने चुटकुले जरूर कही, बातें जरूर कही। इस लोकतंत्र के अंदर, इस व्यवस्थाओं के अंदर उससे आगे बढ़कर बहुत चीजें होती है। आज मुख्यमंत्री का चेहरा जिनको आपने घोषित किया, 7 साल में लोकसभा के सदस्य के तौर के ऊपर आपने क्या योगदान किया अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंदर? और लीडर के तौर पर आपने पंजाब में क्या योगदान किया? किस स्टैंडिंग, किस कमेटी के अंदर आपने पंजाब के संदर्भ में जो एक लोकसभा के सदस्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमेटी के मार्फत से योगदान होता है, ये मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ षड्यंत्र, विवाद, प्रोपेगेंडा। 5 साल पहले भी आपने पंजाब के जनता के सामने प्रोपेगेंडा करा अपने धन बल की ताकत से कि 100 सीटें आ रही है। रिजल्ट आते ही नैतिक जिम्मेवारी लेकर और आपको माफी मांगनी थी पंजाब की जनता से कि जो मैंने प्रोपेगेंडा किया, ऑफिशियल उनके कैंपेन का हिस्सा इन्होंने करा, पैसे देकर गलत सर्वे करवाकर धन बल की ताकत पर, और उस झूठ का प्रोपेगेंडा उन्होंने पंजाब की जनता के सामने करा, और माफी मांगने की जगह उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। फिर बात करते हैं नैतिकता की, ईमानदारी का। ये ईमानदारी का करते हैं और आज वापस ही आकर आप पंजाब के बीच में इतनी हल्की बात करते हो।
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हाथ है। मेरा निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी मेरे साथ चलो, 18 तारीख के 5 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल जी मेरे साथ चलो, अपने आप ही भदौर और चमकौर साहब के जनता आपको बता देगी, और 5 बजे से पहले आप अपनी बात को विड्रॉ कर माफी मांगना कि जैसे पिछली दफे 100 सीटों के बारे में बात कर देते। प्रोपोगंडा के माध्यम से हम लोग चुनाव नहीं लड़े, बी टीम के माध्यम से चुनाव नहीं लड़े। ये ताकतें चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ क्यों है और सब ताकतें एक शामिल क्यों है? ये तमाम ताकतें, ये बड़े पूंजीपति जब बिजली के संदर्भ में फैसले लेने की जरूरत पड़ी तो चरणजीत सिंह चन्नी ने उन बड़े कॉर्पोरेट्स के जो बिजली की दरें का अनुबंध पंजाब में 17-18 रुपए का था वो रद्द किया, उनसे समझौता नहीं किया। वह रद्द कर वो ताकत पंजाब की आम जनता को दी। इसलिए ये बड़े पूंजीपति अपने पूंजी की ताकत ए और बी टीम के पीछे लगा रहे हैं। ड्रग्स के संदर्भ में चरणजीत सिंह चन्नी ने कार्रवाई करी, ये समझौता तो अलग बात, घुटने टेक तो अलग बात, माफी तक मांगी अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं ने ड्रग्स के संदर्भ में विक्रम मजीठिया ने। अब पंजाब को तय करना है कि ड्रग्स के संदर्भ में विक्रम मजीठिया को माफी मांगने वाले अरविंद केजरीवाल का साथ देना है या ड्रग्स के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी का फायदा करना है। और अंधा भी ये जान सकता है कि पंजाब ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी का साथ देगा। पंजाब में अशांति फैलाने के लिए, विवाद के लिए केंद्र सरकार की साजिश का साथ देंगे या पंजाब में अमन शांति विवाद नहीं होने वाले चरणजीत सिंह चन्नी का साथ देंगे? ये सवाल आज पंजाब के सामने खड़े हैं और 20 तारीख को इस सवालों का उत्तर दें पंजाब। मेरा निवेदन गिरीश चोनानकर जी से है कि जो गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो इन चुनावों में किया उसके संदर्भ में अपनी बात हमारे पंजाब के प्रेस के मित्रों के सामने और पंजाब की जनता के सामने रखें। धन्यवाद हरीश जी। आज मैं खास गोवा से चंडीगढ़ तक आया हूं। लगभग 3000 किलोमीटर दूर पंजाब के लोगों से बात करने के लिए। एक हिडन एजेंडा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में पूरे देश में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र के रूप में ये दोनों पार्टियां लोगों को कैसे गुमराह कर रही है, ये बताने के लिए मैं खास आपके बीच में मैं उपस्थित हूं। आपको याद करना चाहता हूं मैं, आरएसएस और बीजेपी दोनों का एक कॉमन एजेंडा पूरे देश में 2014 से पहले तय किया गया था कि देश से कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा, जो घोषणा इन्होंने की थी, उनके बाद उनके स्ट्रेटजीज में बहुत बदलाव आ गया। उनको पता चला कि इतना ये सादा नहीं है कि इस देश से कांग्रेस को मुक्त करे, क्योंकि कांग्रेस और इस देश दोनों की आइडियोलॉजी एक जैसी है। तो कांग्रेस को इस देश से दूर नहीं कर सकते।
और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल, जो उनके टीम से ही, उनके आइडियोलॉजी से ही प्रेरित होके उनसे जुल्म कर काम कर रहा था, उनका और एक चेहरा के रूप में उन्होंने आगे करना शुरू कर दिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यूथ फॉर इक्वलिटीज। अब उनके आइडियोलॉजी और आरएसएस और बीजेपी का आइडियोलॉजी अगर देखेंगे तो आपको ये कनेक्शन काफी सही लगेगा। और उसके बाद में जब प्रशांत भूषण, जिन्हें इनकी जो हिडन एजेंडा को एक्सपोज कर दिया, तो बात पूरे देश के सामने आ गई। लेकिन यह आम आदमी पार्टी, उनके जो मार्केटिंग, जो स्ट्रेटजीज होती है, उनका सिर्फ एक ही है कि वो कैसे कांग्रेस को कमजोर करे। गोवा में वो आए 2017 के चुनाव से पहले, और कांग्रेस को कमजोर करना गोवा में उन्होंने शुरू कर दिया। जनरली कोई आप स्टेट में नए अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए जाते हैं तो आपका अटैक जो होता है वो रूलिंग के ऊपर होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ होता है। लेकिन अगर आप आम आदमी की यहां देखें तो गोवा में आके उन्होंने 2016 से कांग्रेस को अटैक करना शुरू कर दिया। 2017 के चुनाव में हम क्लियर मेजॉरिटी से जीत सकते थे। हमें 17 सीटों मिली, एक इंडिपेंडेंट जो हमने सपोर्ट किया था वो जीत के आया, हमें 18 सीटें मिली थी। हमें सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत थी। आम आदमी पार्टी ने इस तरफ से प्रोजेक्ट किया कि आज जो पंजाब में उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में काम कर रहे हैं, वैसा ही काम उन्होंने गोवा में 2016 में शुरू कर दिया। उन्होंने एक फेक सर्वे, क्योंकि आम आदमी पार्टी फेक सर्वे, वो फेक फोटोज जो फोटोशॉप करके, फेक स्टिंग ऑपरेशन, ऐसे चीजों में काफी होशियार है। 2016 में उन्होंने एक फेक सर्वे करवा दिया और उन्होंने प्रोजेक्शन दे दिया कि 35% वोट शेयर और 23 असेंबली सीट्स वो लेके आएंगे। और काफी लोग, जैसे आज पंजाब में स्थिति है वैसी ही स्थिति उन्होंने गोवा में कर दी। अंत में 2017 में सत्य सामने आया। 2017 में जब चुनाव का रिजल्ट, नतीजा आ गया, तो जो 35% वोट शेयर की बात कर रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, वीडियोस कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, हकीकत सामने आया, चुनाव के नतीजे सामने आए और आम आदमी को सिर्फ 6% वोट उन्होंने लिया। उन्होंने 23 सीट की बात की थी, उनको 0 सीट मिला। लेकिन उन्होंने बीजेपी को मदद की। उनका तो एजेंडा था वो गोवा में सरकार बनाने का नहीं था, उनको वो कांग्रेस की वोट काटने का था, कांग्रेस की सीटें काटने की थी और बीजेपी को मदद करने की थी। और हमारे 4 सीटें आम आदमी के वजह से हम लूज हो गए। एक सीट तो हम 140 वोट से हार गए और आम आदमी का कैंडिडेट को 243 वोट्स पड़े। और एक पणजी का सीट, वो तो पहले तो मारमुगा का सीट था, हम 140 वोट से हारे। पणजी का सीट हम 700 वोट से हारे, आम आदमी का कैंडिडेट को 1400 वोट। ऐसे करके और 2 सीट, नहीं तो अगर आम आदमी पार्टी गोवा में इलेक्शन नहीं लड़ती तो हम कम से कम 22 सीट लेके हमारा सरकार बन। तो ये बात मैं आज
पंजाब वासियों को बताने के लिए इधर आया हूं। तो आप अलर्ट रहिए। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये छोटा मियाँ और बड़ा मियाँ दोनों कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज करते हैं, वो लोगों को तक पहुंचते भी नहीं। नितिन गडकरी ने गोवा के चुनाव से पहले एक मीडिया में एडमिट कर दिया कि गोवा में आम आदमी पार्टी के वजह से हम जीत जाएंगे। वो आम आदमी पार्टी हमारा कांग्रेस का वोट काटेगा और हमें मदद करेगा। परसों में इधर आने से पहले जब हमने पत्रकार परिषद लिया और लोगों का धन्यवाद दिया, तो पत्रकार ने हमें पूछे कि आप कितने सीट लेके आएंगे। तो हमें गोवा के लोगों पर विश्वास था कि गोवा के लोगों ने देखा था 2017 में आम आदमी के वजह से हम कैसे हारे। तो इस बार गोवा के लोग एकदम अलर्ट थे। उन्होंने आम आदमी को ट्रैक्शन नहीं दिया और इस वजह से हम गोवा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमने 24 से 26 सीट लोगों को बोले। और कल बीजेपी के अध्यक्ष हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो दिन के बाद कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि ऐसा नहीं होगा, बीजेपी पूर्ण बहुमत से 22 सीट लेके सत्ता में आएंगे। ये सदानंद तनावड़े जो बीजेपी के गोवा के अध्यक्ष है बोल रहे। पत्रकारों ने उनको पूछा आप कैसे ये दावा कर सकते हैं। वो बोल रहे कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस के वोट काटेंगे और हम 22 सीट लेके। सो बीजेपी को अपने ऊपर भरोसा उठ गया है। बीजेपी की स्ट्रेंथ के भरोसे पे वो इलेक्शन नहीं लड़ रही। उनका भरोसा है आम आदमी पार्टी पे ज्यादा। तो इधर भी उनका यही है। और मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि अभी 3-4 दिन बचे हैं। गोवा में भी जब साइलेंट पीरियड स्टार्ट हो गया, साइलेंट पीरियड जब चुनाव से 48 घंटे होते हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन रिलीज करके गोवा के लोगों को गुमराह करने के लिए फेक स्टिंग ऑपरेशन रिलीज करके बाद में हमको मौका भी नहीं मिला कि काउंटर करने के लिए। लेकिन गोवा के लोग सतर्क थे। हमने उनको अलर्ट किया था। आज भी मैं पंजाब में यही बात लेके आया कि अगले 3-4 दिन में ये लोग और कौन सी नौटंकी करेंगे, इनके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर ये किसी चीज को सामने लाएंगे तो पंजाब को लोगों को 2 बार सोचना पड़ेगा ये चीज क्या है। उनके ऊपर आप जाने के लिए जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि जब ये दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती खेल रही है, तो आप अगर देखेंगे कि लास्ट 32 मंथ्स और लास्ट 38 स्पीचेस अगर आप केजरीवाल की देखेंगे तो उनके मुंह से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आता है। अगर आप विरोधी पार्टी का रोल कर रहे हैं इस देश में, तो आपका अटैक प्राइम मिनिस्टर पे होना चाहिए। और इसलिए इनका जो दोनों का मैच फिक्सिंग चल रहा है, उसको हम अलर्ट हमें रहना पड़ेगा। सो यही बात मैं करने आज आया हूं। आपका वोट बीजेपी या अकाली दल या आम आदमी को किसी को भी जाएगा तो वो वोट बीजेपी को जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करने आया हूं पंजाब को लोगों को कि आप जो अच्छा सरकार हमारी सरकार ने दिया है, आप किसी के बहकाव में नहीं आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जब केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार जहां फेल हुई कोरोना के वक्त में, एक संगठन अखिल भारतीय युवक कांग्रेस और उसके अध्यक्ष श्रीनिवासन जी ने दिल्ली के हर व्यक्ति को उस वक्त मदद करी। सिर्फ हम लोगों ने प्रोपेगेंडा और भाषण के माध्यम से ये बात नहीं कह रहे हैं। हर व्यक्ति दिल्ली में जानता है कि जब भी याद किया गया तो केंद्र सरकार को और दिल्ली की सरकार को याद नहीं किया गया। श्रीनिवासन और
यूथ कांग्रेस को याद किया गया और उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी दिल्ली के हर नागरिक की मदद करी जब दिल्ली की सरकार फेल हो गई थी, क्योंकि दिल्ली की सरकार की ताकत को सिर्फ पब्लिसिटी के अंदर और प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीनिवासन जी को कि अपनी बात पंजाब के लोगों के बीच में प्रेस के मित्रों के माध्यम से रखें, ब्रीफ में। आप सबको पता है जो आजकल पंजाब में दिल्ली मॉडल काफी सुनने को मिल रहा है। जो इनका इवेंट मॉडल बोल सकता हूं मैं, दिल्ली मॉडल नहीं, ये इवेंट कैसे करना ये अच्छी तरह से इनको केजरीवाल जी जानता है। जब कोरोना वेव 1 में जो माइग्रेंट लोग अपने अपने घर निकल रहे थे, तब केजरीवाल कहाँ था, आप लोग भी दिखाए थे। उस समय में लोग इतने परेशान हो के जो घर निकल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे बिना चप्पल, ऐसे ऐसे तस्वीर जिंदगी में देखने को नहीं मिला। जो प्रेग्नेंट लेडी लोग पैदल जा रहे थे, तब पानी तक नहीं पिलाने का सोच नहीं था। ये आम आदमी पार्टी का, इनका सरकार दिल्ली में थे, किस तरीके के लोग परेशान था। तब कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरा दिल्ली में चारों बॉर्डर पे जो लोग आते थे, उनको खाना खिलाने से लेके तमाम चीजें उनको मदद करना, उनको घर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करना। जब राहुल गांधी जी 12 फरवरी को ट्वीट लगा के इस कोरोना महामारी के बारे में बताया, तभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को जो राहुल जी ने जो संदेश दिया था, आप सब लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम सारे बंद करके जो लोगों को सेवा करने का जो, तो उसी हिसाब से हम लोग ने जो मास्क बांटने का काम हम लोग ने पहला वेव में स्टार्ट किया। मास्क पहनो इंडिया कार्यक्रम यूथ कांग्रेस ने स्टार्ट किया। 1 करोड़ मास्क दिल्ली में बांटने का काम कोई किया, वो यूथ कांग्रेस ने किया। ये सारी बात आपने भी लिखा था उस समय में। ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल उनके सरकार को भी पता था यूथ कांग्रेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। जो माइग्रेंट लोग जो गारमेंट्स में जो काम करता था, ऐसे लोग जो जॉब लॉस हुआ था, ऐसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमने रॉ मटेरियल दे के उन लोग से मास्क सिला के लोगों को पहनाने का काम किया। और उसके बाद में जो 8 महीने गैप था, 8 महीने गैप में जो पहले ही इनको पता था कितने वेव 1 में लोग परेशान था, हॉस्पिटल को भर्ती लेने के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज था उस समय में भी, तब भी ये सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, जो इवेंट मॉडल है इनका, कभी कोशिश नहीं किया ज्यादा हमने बेड बढ़ाना है। पूरा दुनिया का लोग कह रहे थे वेव 2 आ सकता है, बट जो दिल्ली में जो केंद्र सरकार हो, आम आदमी पार्टी सरकार हो, दोनों कभी इस बात को सीरियस नहीं लिया। मार्च 7 तारीख भारतीय युवा कांग्रेस का जो कार्यालय में नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ, उसमें राहुल गांधी जी अभी प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल ऑफिस बेरर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया। जो वेव 1 में हम लोग ने जो 600 लोग जो कोरोना वॉरियर टीम बना के जो काम किया था, पूरा देश में बढ़ाने के लिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और सबसे ज्यादा फोकस दिल्ली में करने के लिए पूरा जो आदेश दिया था, आदेश अनुसार हम लोग ने डॉक्टर से बात किया। जो इन लोग ने एक लोगों को जो प्लाज्मा नहीं दिला पाया, इनके पास कोई आंकड़ा भी सही नहीं था। क्यों? तो दिल्ली में कितने लोगों को कोरोना आए, कितने लोगों को ठीक हुआ, उसके 15 दिन के बाद में किस किस के बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हुआ है, वो 18 साल से 60 साल तक कोई व्यक्ति
3 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते थे। लोग प्लाज्मा के लिए किस तरीके के पूरा सड़क पे घूम रहे थे, उस पे किस लेवल पे लोग 10,000, 20,000, 50,000 का जो ब्लॉक में लोग सेल कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, तब भी 10,000 का लिस्ट हमने जोन वाइज हम लोग ने सोशल मीडिया पे हम लोग ने लगाया। जो भी प्लाज्मा जरूरत है इस कांटेक्ट नंबर में कांटेक्ट करने के लिए दिल्ली में तमाम जगह हम लोग ने जो कोरोना ओके क्लियर हो गया, नेगेटिव हो गया, उन लोगों का लिस्ट यूथ कांग्रेस ने 10,000 लोग का कलेक्ट करके प्रोवाइड करने का काम किया। दुनिया में सबसे पहले जो ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से जो लोग मरे, खुद डॉक्टर मरे, सुनने को मिला वो दिल्ली में मिला और कहीं नहीं मिला दुनिया में। दिल्ली में इनके पास जो ऑक्सीजन का इन्होंने जो पेशेंट को और डॉक्टर को इन लोग ने मैनेज नहीं कर पाया, उस समय में कोर्ट पे क्या बोला इनको, आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो कोर्ट से इनको डायरेक्शन मिला, आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने का बात ये कोर्ट ने बोला है, ये बात हम नहीं कह रहे। जो एवरी 10 सेकंड दिल्ली में आप किसी को भी पूछ सकता है। आज भी मेरे को मेरा आंखों के सामने उस दिन कैसे लोग अपने जान बचाने के लिए सड़क पे घूम रहे थे। जो हॉस्पिटल के भर्ती के इनको ऑनलाइन सिस्टम बनाया था, कौन से हॉस्पिटल में कितना हॉस्पिटल जो बेड अवेलेबल है, वेंटिलेटर बेड कितना है, ऑक्सीजन बेड कितना है, जो इनका सिस्टम चलता था वो एकदम फेक जो डेटा चलाते थे। क्यों? दिल्ली का जनता उस डेटा को देख के गाड़ी और एम्बुलेंस बना के लेके उस हॉस्पिटल के बाहर जाता था, वहां 50 लोग 100 लोग लाइन पे खड़े रहते थे। इनके पास वो एग्जाम्पल इनको छोटे चीज को लोगों को सही नहीं बता पाया। इनका जो कॉल सेंटर था, कोई उस कॉल सेंटर पे कोई एक फोन नहीं उठाता था। 1-1 घंटा 2-2 घंटा लाइन में लोग फोन जो भी किया है वो वेट करना पड़ता था, उसके अंदर जान चले जाता था। एलएनजेपी के हॉस्पिटल के बाहर मैं खुद गवाह हूं। जो 21 साल का लड़का जो किस तरीके के 2 दिन से हॉस्पिटल भर्ती के लिए जो पूरा दिल्ली घूम घूम के एलएनजेपी के बाहर आए, पत्रकार आप साथी हिंदुस्तान टाइम मेरे को फोन किया, मैं पहुंचे वहां। हमने अंबेडकर हॉस्पिटल में एक बेड अरेंज किया रोहिणी में, तब के अंदर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से उनको शिफ्ट करने के अंदर वो दम तोड़ा। इस तरीके का जो मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं टोटली, उनको कोई भगवान के ऊपर हाथ खड़े करके छोड़ दिया। कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं बोलेंगे, अपने सुरक्षा देखेंगे। जो इंजेक्शन डॉक्टर उस समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखता था, पूरा दिल्ली में एक ही जगह अवेलेबल था।